इस दुनिया ने पहली बार दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस का नाम सुना। उस वक्त जितनी भी दुनिया की गवर्नमेंट्स थी वो कोरोना वायरस को लेकर इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं थी जितनी वो आज हैं। आज 2 लाख से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और तकरीबन 29 लाख के करीब लोग इस कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हैं। इस व्लॉग में मैं कुछ फैक्ट्स कोरोना वायरस के रिगार्डिंग आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सन 1963 में पहली बार एक लेडी डॉक्टर जिनका नाम था अल्मीडा, उन्होंने इस कोरोना वायरस को लंदन के हॉस्पिटल में पहली बार आइडेंटिफाई किया था। वो एक स्कॉटिश थी और उनके जो फादर थे वो एक बस ड्राइवर थे। घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से डॉक्टर अल्मीडा ने 16 साल की उम्र में ही स्कूल छोड़ दिया था और वो एक लंदन के हॉस्पिटल में काम करने लगी, जहां पर उन्होंने पहली बार इस कोरोना वायरस की खोजबीन की थी और उसे आइडेंटिफाई किया था। क्या आप जानते हैं कि इस वायरस को कोरोना वायरस ही क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इसे आइडेंटिफाई किया गया था तब इसकी जो बाहरी सतह थी उसके ऊपर क्राउन्स की तरह स्पाइक्स थे। इसी वजह से इस वायरस का नाम दिया गया कोरोना वायरस। आजकल हर इंसान ये जानना चाहता है कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो कब बनेगी और ये बनानी इतनी मुश्किल क्यों है। इसका कारण ये है जो कोरोना वायरस है ये काफ़ी फ्रीक्वेंटली म्यूटेट हो रहा है। म्यूटेट मतलब कि अपना रूप बहुत जल्दी ही ये चेंज कर रहा है या कह सकते हैं बदल रहा है। इसी वजह से जितने भी वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, वो इसकी वैक्सीन नहीं बना पा रहे हैं। कोरोना वायरस अपनी संरचना को इतना जल्दी, इतना रैपिडली चेंज कर रहा है कि एक ह्यूमन इम्यून सिस्टम को काफ़ी वक्त लग रहा है इसे आइडेंटिफाई करने में, इसे रिकॉग्नाइज करने में। कई साइंस आर्टिकल्स में ये मेंशन किया गया कि जब कोरोना वायरस की वैक्सीन का ट्रायल शुरू होने वाला होता है तब ये वायरस म्यूटेट हो जाता है, ये अपनी शेप ही चेंज कर लेता है, जिससे जो वैक्सीन ट्रायल के लिए बनाई गई थी इस कंडीशन में वो किसी काम की नहीं रहती है। वैक्सीन तभी कामयाब रहती है जब वायरस अपनी संरचना को नहीं बदलता। जब तक कोई वायरस म्यूटेट नहीं होता तब तक ही कोई भी वैक्सीन हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकती है। अदरवाइज जब तक वायरस म्यूटेट होता रहेगा इसकी वैक्सीनेशन बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। आज एक क्वेश्चन लोगों के मन में है कि क्या कोरोना वायरस हवा से भी फैल सकता है या नहीं फैल सकता। जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन किसी से बात करता है, सांस को छोड़ता है, छींकें आती हों या खांसी आती हो, उस वक्त जो ड्रॉपलेट्स हमारे नाक से या हमारे मुंह से इन्वायरमेंट में जाते हैं तो वो कुछ समय के लिए हवा में ही रह जाते हैं। अगर उन ड्रॉपलेट्स के संपर्क में कोई भी एक स्वस्थ इंसान आएगा तो उसे भी इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहेगा। स्टडी में ये पाया गया है कि ये वायरस हवा में तकरीबन 3 घंटे तक रह सकता है। स्टडी के अनुसार एक बार खांसी करने पर तकरीबन 3000 से ज़्यादा ड्रॉपलेट्स बाहर इन्वायरमेंट में आते हैं और वो कहीं भी फैल सकते हैं, किसी भी जगह के ऊपर बैठ सकते हैं। और जो ड्रॉपलेट्स बहुत ही ज़्यादा वजन में कम होते हैं वो हवा में ही तैरते रहते हैं, जिससे इन्फेक्शन का खतरा और बढ़ जाता है। आखिर कैसे हमारा शरीर किसी भी वायरस से लड़ता है। इंसान के खून में 2 तरह के सेल्स पाए जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को टिश्यूज तक पहुंचाता है, जबकि वाइट ब्लड सेल्स किसी भी इन्फेक्शन के खिलाफ एंटीबॉडीज को तैयार करता है। जब भी कोई वायरस या बैक्टीरिया इंसान को इन्फेक्ट करता है तो हमारे वाइट ब्लड सेल्स उसकी पहचान करके एंटीबॉडीज को क्रिएट करते हैं। एंटीबॉडीज का काम होता है वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ना। इसी को हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। अब अगर उस वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ हमारी बॉडी में उतने एंटीबॉडीज नहीं बने तो हमारी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती है। और जिनका इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है उनकी एंटीबॉडीज़ उस वायरस या किसी बैक्टीरिया के खिलाफ अच्छी तरह से लड़ाई लड़ती हैं और उस वायरस और बैक्टीरिया को मार देती हैं। आपने आजकल देखा होगा कि गवर्नमेंट्स उन लोगों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर रही हैं जिनके ऊपर ये शक है या डाउट है कि इन्हें कोरोना वायरस से इन्फेक्शन हो सकती है।
आखिर 14 दिन ही क्यों रखे गए? टेस्टिंग के थ्रू ये पता चलता है कि इस पर्सन को कोरोना वायरस है या नहीं, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अब बेसिकली जो क्वारंटाइन है उसका मोटो क्या है और उसका प्रोसेस क्या है? क्वारंटाइन में एक ऐसे पर्सन को आइसोलेट करना जिसके ऊपर इन्फेक्शन का शक हो। दूसरा रीज़न ये है कि क्वारंटाइन में जो पर्सन आइसोलेट हुआ है, अगर उसे कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है तो वो 14 दिन के अंदर उसके लक्षण सामने आने लग जाएंगे। एवरेज के रूप में 5 से 6 दिन में कोरोना वायरस के लक्षण दिखने लग जाते हैं। कई रिसर्च अभी चल रही हैं जिससे ये पता लगाया जा सके कि कोरोना वायरस किस ऑब्जेक्ट पर, किस प्लेस पर कितनी देर सर्वाइव करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हवा में तकरीबन ये 3 घंटे सर्वाइव करता है, पर कपड़ों के ऊपर, टेबल के ऊपर, हैंडल्स के ऊपर कितनी देर सर्वाइव करता है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। ना तो इसकी कोई अभी वैक्सीन बनी है, ना ही कोई इसकी अभी तक दवाई इस पूरी पृथ्वी पर मौजूद है, पर फिर भी एक 100 साल पुराने मेडिकल प्रोसीजर को फिर से अपनाया जा रहा है जिसका नाम है प्लाज्मा थेरेपी। इस प्लाज्मा थेरेपी को एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर्ड किया था जिनका नाम था डॉक्टर एमिल। सन 1890 में इस प्लाज्मा थेरेपी को पहली बार यूज़ किया गया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस प्लाज्मा थेरेपी को रिकमेंड किया और इसी थेरेपी से जो पेशेंट्स इबोला से इन्फेक्टेड हुए थे उनका भी इलाज किया गया। इस थेरेपी के अकॉर्डिंगली जो पर्सन कोरोना वायरस से बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं उनके ब्लड से प्लाज्मा को निकालकर एक इन्फेक्टेड कोरोना वायरस वाले पेशेंट के ब्लड में चढ़ा दिया जाता है। इसे इस तरह से भी कहा जा सकता है कि जो पर्सन कोरोना वायरस से लगभग पूरी तरह से ठीक हो गया है उसके ब्लड से एंटीबॉडीज़ को एक इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तब वो एंटीबॉडीज़ उस इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी में उस वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ती हैं। कोई भी पर्सन जो कोरोना वायरस से बिल्कुल स्वस्थ हो चुका है वो अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकता है और इस सारे प्रोसेस को मैक्सिमम 1 घंटे का समय लगता है। ये थेरेपी ऑलरेडी हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस हो चुकी है। हमारी भारत की कई स्टेट्स जैसे कि केरला, दिल्ली, पंजाब इस थेरेपी को यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन और इटली जैसे देश भी इस प्लाज्मा थेरेपी को यूज़ कर रहे हैं। ये एक फाइनल सोल्यूशन नहीं है, पर फिर भी इससे कई लोगों की ज़िंदगियां बचाई जा रही हैं और ये थेरेपी सिर्फ उन्हीं लोगों के ऊपर यूज़ की जा रही है जिनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। 7 तरह के कोरोना वायरसेस इस पृथ्वी के ऊपर पाए जाते हैं। सबसे पहला है अल्फ़ा कोरोना वायरस, दूसरा है बीटा कोरोना वायरस, तीसरा है गामा कोरोना वायरस, चौथा है डेल्टा कोरोना वायरस, पांचवा है मर्स कोरोना वायरस, छठा है सार्स कोरोना वायरस और आखिर में 7वां कोरोना वायरस है कोविड-19। आजकल हैंड सैनिटाइजर्स को यूज़ करते हैं और वो ही हैंड सैनिटाइजर्स कामयाब हैं जिनमें अल्कोहल की मात्रा 60 से 70% है और इसके अलावा 0.5% हाइड्रोजन पेरोक्साइड या 0.1% सोडियम हाइपोक्लोराइट वाले ब्लीच घरों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, पर वो भी बड़ी सावधानी से। कोरोना वायरस एक नया वायरस है जिसके ऊपर अभी स्टडी चल रही है। कोरोना वायरस एक नया वायरस है जिसे आए हुए अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं और इसके जो लक्षण हैं वो बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहे हैं। शुरुआत में जो पर्सन कोरोना वायरस से इन्फेक्ट होते थे उन्हें शुरुआती लक्षण ये होते थे कि सिर दुखता था, बुखार आता था, खांसी आती थी, जुकाम होता था। ये एक शुरुआती लक्षण थे, पर आजकल ऐसे मरीज भी सामने आ रहे हैं जिनके कोई लक्षण ही नहीं हैं। पर अभी हाल ही के दिनों में यूएसए में कुछ ऐसे लक्षण देखने को मिले हैं जो काफ़ी चिंताजनक है। जैसे कि कई लोगों को डायरेक्टली स्ट्रोक्स आ रहे हैं, पैर की उंगलियां सूज रही हैं। सो अभी ये वायरस इतना नया है कि अभी कुछ भी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि क्या इस वायरस के लक्षण हैं और क्या इसकी मेडिसिन है और कब इसकी वैक्सीन रेडी होगी। सो सोशल डिस्टेंसिंग ही अभी फ़िलहाल सबसे बड़ी मेडिसिन है।